नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट किए थे। ये इसका जो है सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 15 MCQ मिल रहा था, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये लेटेस्ट आयोग द्वारा पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। अतः आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। इसके अतिरिक्त जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपको बताना है। विच सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ए है एडोब फोटोशॉप, लिनक्स, विंडो ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो आपको बताना है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है दिए गए विकल्पों में से। तो यह है लिनक्स। जो लिनक्स है यह ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पहले क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हो वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो सोर्स कोड यह जो है सार्वजनिक यानी पब्लिक रूप से उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है और वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखना है, लिनक्स क्या है, एक प्रमुख ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर जो है विकसित और अपडेट करते हैं। लिनक्स का जो निर्माण है यह जो लिनक्स टोरवल्ड्स ने है इन्हीं के द्वारा किया गया था 1991 में, लिनक्स टोरवल्ड्स के। तो ध्यान रखना है, लिनक्स का निर्माण लिनक्स टोरावाल्ड्स ने वर्ष 1991 में किया था। लिनक्स के प्रसिद्ध संस्करण अबंटू, फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, कालिन लिनक्स आदि हैं। ओपन सोर्स की अवधारणा का जो उद्देश्य है यह है सहयोगात्मक विकास, यानी जो कोलैबोरेटिंग डेवलपमेंट है इसका विकास और फ्री यूजर को बढ़ावा देना। तो ओपन सोर्स की जो अवधारणा है कोलैबोरेटर डेवलपमेंट तथा फ्री यूज को बढ़ावा देना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन सा है, जैसे कि लिनक्स यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोजिला यह फायरफॉक्स यह एक ब्राउजर है, लिब्रे ऑफिस यह ऑफिस सूट है, और जो अपेचे है या अपाचे यह एक वेब सर्वर है। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जबकि जो एंड्रॉयड गूगल के द्वारा विकसित किया और लिनक्स जो है आधारित ओएस है। तो ध्यान रखना है, एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित लिनक्स आधारित ओएस है एडोब फोटोशॉप। अब देख लेते हैं, यह एक प्राइवेटाइज या प्रोप्राइटरीज सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा, यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो केवल एडोब कंपनी के नियंत्रण में होता है। और विंडोज ओएस यह एक माइक्रोसॉफ्ट बंद स्रोत यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को जनता के लिए किस वर्ष पेश किया गया था। वाट ईयर वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक। 1990, 1991, 1993, 1989 या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यह जनता के लिए जो पब्लिक रूप से किया गया था 1993 में। ध्यान रखना है, लेकिन इसका जो है मुझे 1991 में मिला था, लेकिन इसमें जो है कुछ कन्फ्यूजन हुआ था कि जो 1991 है यह जनता के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि लिमिट था, लेकिन पब्लिकली जो खोला गया था यह जो है 1993 में ही खोला गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। फिर भी इसका डिटेल देख लेते हैं।
तो वर्ल्ड वाइड वेब यह जो है सबसे पहले ध्यान रखना है कि टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया था। इसे जो है पहली बार जो है 1989 में जो है प्रस्तावित किया था और 1990 से 1991 में इसका जो है प्रारंभिक विकास हुआ। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब जनता के लिए आधिकारिक रूप से 1993 में पेश किया गया, जब वह व्यापक रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया था। तो ध्यान रखना इसका जो प्रारंभिक विकास हुआ था 1990-91 में, लेकिन जनता के लिए 1993 में पब्लिकली ओपन किया गया था। तो 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रस्तावित विचार हुआ, लेकिन यह जनता के लिए उपलब्ध नहीं था। 1990 में इस वर्ष प्रारंभिक तकनीकी का विकास शुरू हुआ था और 1991 में वेब पेज बनाया गया था, लेकिन यह अभी भी सीमित था। ध्यान रखना है सीमित था, लेकिन यह जो पहला वेब पेज बना दिया गया था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना है। अब चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो यह जो है इंटरनेट पर सूचना साझा करने की प्रणाली है, यानी जो WWW है यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है जो वेब पेज जैसे कि हाइपरलिंक्स URL के माध्यम से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए इसे देख लेते हैं। जब किसी आप वेबसाइट का पता जैसे URL ब्राउज़र टाइप करते हैं तो वह जो है वर्ल्ड वाइड वेब का ही उपयोग करते हैं। इसका जो विकास हुआ था कि ध्यान रखना है, विकास जो संस्थान थी यह सर्न यानी जो सर्न जिनेवा स्विट्जरलैंड है इसमें हुआ था, लेकिन खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने। पहला जो वेब सर्वर था info.cern.ch था। पहली जो वेबसाइट थी http जो info.cern.ch। संबंधित तकनीकें इससे रिलेटेड WWW से कौन कौन सी हैं ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि HTML होता है इसमें, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HDFS आपको बताना है HDFS में कौन सा घटक जो है डेटा प्रतिकृति को समन्वित करता है और डेटा ब्लॉकों की निगरानी करता है। इन HDFS विच कंपोनेंट कोऑर्डिनेट डाटा रिप्लिकेशन एंड ओवरसीज द डाटा ब्लॉक? जॉब ट्रैकर, नेम नोड, टास्क ट्रैकर या डाटा नोड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि वह HDFS में कौन सा घटक जो डेटा की प्रतिकृति को समन्वित करता है और डेटा ब्लॉकों की निगरानी करता है। तो यह करता है जो डेटा नोड है, सॉरी इसमें डेटा ब्लॉकों की निगरानी जो करता है ये नेम नोड करता है, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति को समन्वित करता है और डेटा जो ब्लॉकों को हैं इनकी निगरानी करता है, यानी जो कंट्रोल कर सकता है। तो ये कहता है नेम नोड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसमें आप लोग ध्यान रखना है इसे। तो HDFS इसका जो पूर्ण रूप होता है हिडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में जो है नेम नोड वह मुख्य घटक होता है जो फाइल सिस्टम में मेटा डेटा को प्रतिबंधित करता है। डेटा प्रतिकृति रिप्लिकेशन माफ कीजिएगा रिप्लिकेशन को समन्वित करता है और डेटा ब्लॉकों की निगरानी करता है। नेम नोड की जो भूमिका है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यह जो है फाइल सिस्टम को नेम स्पेस और मेटा डेटा जो है रखता है, जिससे कि फाइलों का स्थान ब्लॉकों की जानकारी यह जो है रखता है। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है फाइल सिस्टम का नेम स्पेस और मेटा डेटा जैसे कि फाइलों का स्थान और ब्लॉकों की जानकारी रखता है। इसके साथ यह डेटा नोड्स जो डेटा नेट्स है इसके बीच जो है डेटा ब्लॉकों की प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। यह जो है डेटा ब्लॉकों की स्थिति की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि डेटा सही ढंग से जो है वितरित और सुरक्षित है कि नहीं। जब कि जो अन्य विकल्प में जॉब ट्रैकर दिया था यह क्या है? तो यह जो है मैप रेड्यूस जॉब्स को ट्रैक करता है और उसे जो है प्रतिबंधित करता है। तो जब जो जॉब ट्रैकर है यहाँ मैप रेड्यूस को जॉब्स का ट्रैक करता है उसे प्रतिबंधित करता है। और टास्क ट्रैकर है यह जो है जॉब ट्रैकर के द्वारा जो किए गए कार्य को डेटा नोड पर निष्पादित करता है। जो डेटा ट्रैकर है और जो डेटा नोड है यह केवल
डेटा ब्लॉकों को स्टोर और भेजने का कार्य करता है, लेकिन इसका समन्वय नहीं करता है। तो ये थे अन्य विकल्प। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मुख्य अंतर आपको क्या है बताना है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये कह रहा है सुपरवाइज्ड लर्निंग चीपर देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी सुपरवाइज्ड जो लर्निंग है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से सस्ता होता है। तो नहीं, ध्यान रखना है। बी क्या कह रहा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क की आवश्यकता होती है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी नहीं है। इसमें मुख्य पूछा है सी क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग केवल बड़े डेटा के साथ काम करता है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं। सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क ओनली विद द बिग डेटा व्हाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज नॉट। और डी क्या कह रहा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा लेबल डेटा, माफ कीजिएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल डेटा का उपयोग करता है, और जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है यह जो है अन लेबल डेटा का उपयोग करता है। तो बिल्कुल डी ही राइट हो जाएगा। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है यह यूज करता है लेवल डेटा का, जबकि जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है यह अन लेवल डेटा का यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यही इसका की डिफरेंस है, इसे आप लोग याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो है मॉडल को लेबल डेटा, यानी जो लेबल डेटा है इसका यूज करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी जो है यह इनपुट और आउटपुट दोनों को ज्ञात कर सकता है। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है यह जो है मॉडल डेटा दिया जाता है, यानी जो है इनपुट और उसका सही जो आउटपुट है उन्हें जो है दोनों ज्ञात होते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल स्पैम है या नहीं, हर ईमेल पहले से स्पैम या नॉट स्पैम के रूप में लेबल किया जाता है। एल्गोरिदम इस डेटा से सीखता है कि किन किन विशेषताओं से जो आउटपुट की भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट इत्यादि। अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग है यह जो है अन लेबल डेटा होता है, यानी केवल इनपुट दिए जाते हैं और आउटपुट ज्ञात नहीं होता है। इसमें एल्गोरिदम जो है खुद डेटा में पैटर्न, ग्रुपिंग या हिडन स्ट्रक्चर खोजता है। उदाहरण के लिए क्लस्टरिंग, जिससे कि की मीन्स, एसोसिएशन रूल्स जैसे कि मार्केट बास्केट एनालिसिस आदि। मशीन लर्निंग जो है इसकी अवधारणा 1959 में आर्थर सैमुअल के द्वारा दी गई थी। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि जो मशीन लर्निंग है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, अगर पूछ लिया तो ध्यान रखना है किसके द्वारा, आर्थर सैमुअल के द्वारा। कब, तो 1959 में। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजॉन के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। विच ऑफ दिज IoT प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइड बाय अमेजॉन। IBM वाटसन IoT, AWS IoT कोयर, या गूगल क्लाउड IoT, या एज्योर IoT हब, या नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है IoT प्लेटफॉर्म जो अमेजॉन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये क्या जाता है, AWS IoT कोर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। AWS IoT कोर एक IoT, तो IoT का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो AWS जो IoT कोर एक प्लेटफार्म है जो अमेजॉन वेब सर्विस या अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS प्रदान करता है। यह जो है डिवाइसों को क्लाउड में सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा को स्टोर करने और उनको प्रोसेस करने में मदद करता है। तो अमेजॉन के लिए कौन सा IoT जो है प्लेटफॉर्म है, तो AWS IoT कोर। यह जो है डिवाइसों को जो है क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने, डेटा को स्टोर करने तथा उनको प्रोसेस करने में मदद करता है। जबकि जो IBM वाटसन IoT है यह IBM IoT प्लेटफॉर्म है। गूगल जो क्लाउड IoT है यह गूगल के द्वारा विकसित IoT प्लेटफॉर्म है। और जो एज्योर IoT हब है यह माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा विकसित IoT प्लेटफॉर्म है। IoT क्या है थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें जो है डिवाइसेज जो है इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। तो सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरनेट में डिवाइसों को जोड़ना है IoT। तो इंटरनेट
यानी IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यह एक तकनीकी है जिसमें जो है साधारण चीज़ें यानी डिवाइसों को इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और आपस में डेटा को शेयर करती हैं। इन डिवाइसों में जो है ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से जो है जानकारी इकट्ठा करती है, उन्हें जो है भेज सकती हैं तथा प्राप्त कर सकती हैं। ये IoT है। तो सिंपल IoT के आप लोग ध्यान रखना है कि इन सभी वैसे डिवाइस है जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होती हैं और आपस में डेटा को शेयर कर सकती हैं, IoT कहलाती हैं। इन डिवाइसों में जो है सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है जो स्वतंत्र रूप से डेटा को अपने पास मतलब कलेक्ट करती हैं और उसे कनेक्ट करने के बाद भेज सकती हैं और उन सभी से डेटा को प्राप्त कर सकती हैं। IoT जो है इसका जो उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा, तो स्मार्ट होम, जैसे कि स्मार्ट होम में स्मार्ट लाइट, थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी कैमरा, ये सभी के सभी इंटरनेट से जुड़कर अपने आप कंट्रोल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एलेक्सा लाइट बंद करो, एलेक्सा इंटरनेट के जरिए कमांड भेजती है और लाइट बंद हो जाती है। वियरेबल डिवाइसेस में जैसे कि फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉच आपकी जो है हार्ट रेट, स्टेप्स आदि मोबाइल डेटा में ऐप में भेजती है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल IoT, इसमें जो है फैक्ट्री में मशीनें जो है अपने सेंसर के जरिए डेटा को भेजती है और जो सिस्टम उन्हें मॉनिटर करके सुधार या अलर्ट देता है। IoT के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंसर या एक्ट्यूएटर, यह जो है इकट्ठा करता है डेटा को, जैसे कि टेम्परेचर, मोशन, लाइट, ये सभी के सभी क्या है? डेटा है। तो डेटा को इकट्ठा करता है सेंसर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कनेक्टिविटी, यह जो है इंटरनेट हो गया, वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G आदि के जरिए जो है डेटा को भेजता है। तो सेंसर जो है डेटा को इकट्ठा करता है यानी कलेक्ट करता है, कनेक्टिविटी डेटा को भेजता है। और डेटा प्रोसेस या एनालिटिक्स, तो इसमें जो है डेटा को प्रोसेस एंड एनालिसिस किया जाता है, यानी डेटा का विश्लेषण का निर्णय लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग में। और जबकि यूजर इंटरफेस, इसमें जो है उपयोगकर्ता की जानकारी दिखाना या कंट्रोल देना एप्स, डैशबोर्ड में। ये थे IoT के कंपोनेंट्स। ये 4 आप लोगों को याद रखना है। IoT के फायदे क्या हैं? तो ऑटोमेशन और स्मार्ट कंट्रोल में, रियल टाइम मॉनिटरिंग में, ऊर्जा और समय की कम बचत इनके द्वारा होती है, बेहतर डेटा एनालिसिस और निर्णय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FAT यानी फैट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? ये क्या कह रहा है? फाइनेंस अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, फाइल एक्लोशन टेक्नोलॉजी या फाइल अल्टरनेशन टेबल या फंडामेंटल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दी अबव। तो जो फैट है इसका जो पूर्ण रूप होता है फाइनेंस अकाउंटिंग टेबल होता है। तो टेबल तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसका पूर्ण रूप नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर E राइट हो जाएगा। तो जो फैट का पूर्ण रूप होता है यह फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी होता है। सारी दिया है या फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी, फाइल एक नहीं दिया है, ये अल्टरनेशन है। ध्यान रखना है, ये फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी है, ये नहीं होता है, टेबल होता है। इसमें फाइल अल्टरनेशन टेबल होता है, नहीं एलोकेशन होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल E ही राइट होगा। जो फैट का पूर्ण रूप होता है, ध्यान रखना है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। यह जो है एक फाइल सिस्टम का हिस्सा होता है जो कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइसेस जैसे USB, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड में फाइल्स को स्टोर और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैट यह बताता है कि जो क्लस्टर है या सेक्टर किस फाइल के लिए यूज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप USB में जो है फ़ोटो सेव करते हैं तो फैट टेबल रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा हिस्सा उस फोटो के लिए रिजर्व रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के सेंटीमेंट विश्लेषण के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कार्यों में कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? आपको बताना है। विच मशीन लर्निंग मॉडल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क इन सेंटीमेंट एनालिसिस डिजिटल फाइनेंस रिव्यू? ए है डिसीजन ट्री, बी है के नियरेस्ट नेबर्स यानी KNN, या सी नाइवायोस, या डी LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपको बताना है कि कौन सा या प्रयुक्त में से कोई नहीं।
यानी डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के जो है सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कार्यों में कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे इफेक्टिव होता है? तो ये होता है LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, यह एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN है जो विशेष रूप से अनुक्रमिक यानी सीक्वेंशियल डेटा जैसे कि टेस्ट, स्पीच और टाइम सीरीज को समझने में सक्षम होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस में मॉडल को शब्दों का अनुक्रम और उनका संदर्भ समझना होता है, जो पारंपरिक मॉडलों जैसे कि डिसीजन ट्री या नेवी बेस में संभव नहीं होता है। LSTM मॉडल लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को संभालने में माहिर होता है, यानी वाक्य में पहले आए शब्दों का प्रभाव बाद के शब्दों पर भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है डिजिटल वित्तीय समीक्षाएं अक्सर जो है जटिल भाषा, व्यंग्य, भावात्मक संदर्भ रखती हैं, जिन्हें सही से समझने के लिए LSTM जैसे डीप लर्निंग मॉडल से इफेक्टिव होता है। LSTM को 1997 में सेप हॉक्रिएटर और जर्जन स्म्यूडुलबर ने जो है विकसित किया था। आजकल BERT, GPT, ट्रांसफॉर्म बेस्ड मॉडल LSTM से भी उन्नत माने जाते हैं, लेकिन पारंपरिक NLP के संदर्भ में LSTM अत्यधिक प्रभावी मॉडल है। नेक्स्ट है नेविव वाइस और डिसीजन ट्री मॉडल सरल टेक्स्ट वर्गीकरण यानी बेसिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में उपयोगी होती है, परंतु लंबी समीक्षाओं के भाव एनालिसिस में कम इफेक्टिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट हो जाएगा। LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। तो डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कार्यों में कौन सी मशीन जो है मॉडल सबसे प्रभावी होती है? तो LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कई वित्तीय संस्थानों को शामिल करने वाले क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतानों के लिए कौन सा इंटरऑपरेबिलिटी मानक उपयोग किया जाता है? विच इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? EMV3DS, FIDO U2F, SWIFT EMT, ISO 20022 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कई वित्तीय संस्थानों को शामिल करने वाले क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतानों के लिए कौन सा इंटरऑपरेबिलिटी मानक उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ISO 20022 यानी 20022 का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट में कई वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक्स, पेटीएम प्रोसेसर आदि शामिल होते हैं। इन संस्थानों के बीच जो है डेटा और लेन देन मानकीकरण होता है ताकि एक दूसरे को समझ सके। ISO 20022 एक इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल मैसेज के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रदान करता है। यह जो है मैसेजों का कॉमन स्ट्रक्चर और डेटा फॉर्मेट तय करता है। इससे जो है पेमेंट, सिक्योरिटी ट्रेड और FX ट्रांजैक्शन में जो है स्मूथ कम्युनिकेशन संभव होता है, जबकि जो अन्य विकल्पों में EMV3DS है, यह कार्ड बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल फैमिली ऑनलाइन पेमेंट में सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। FIDO U2F है, यह क्या है? तो यह स्ट्रांग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मैनुअल लॉगिन और सिक्योरिटी के लिए होता है। और स्विफ्ट नेटवर्क भी जो है वित्तीय संदेशों के लिए जो है उपयोग किया जाता है, लेकिन जो स्विफ्ट EMT का एक क्या है, यह पुराना संदेश प्रारूप है जो ISO 20022 की तुलना में कम लचीला होता है और धीरे धीरे ISO 2002 द्वारा प्रतिस्थापित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइसेस।
फिटनेस ट्रैकर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको बताना है IoT डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। तो फिटनेस ट्रैकर है, अभी हम लोग देखे थे ऊपर। डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, थर्मोस्टेट है, और फिर तो कभी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो IoT डिवाइस वे डिवाइसें होते हैं जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो डेटा को इकट्ठा करती हैं और शेयर करती हैं। अक्सर जो है ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल के लिए यूज की जाती हैं। जबकि जो फिटनेस ट्रैकर है, यह वेरिएबल सेंटर से डेटा इकट्ठा करता है और मोबाइल क्लाउड से सिंक होता है और IoT डिवाइस है। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी IoT डिवाइस है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, तापमान मॉनिटरिंग करता है और रिमोट कंट्रोल करता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट, यह तापमान को ऑटोमेटिकली नियंत्रित करता है और डेटा भी शेयर करता है, अतः IoT डिवाइस है। जबकि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है, यह इंटरनेट से तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन यह IoT डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्राइमरी सेंसर ऑटोमेशन डेटा शेयरिंग के लिए यूज नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है इंटरनेट से तो कनेक्ट हो सकता है, यह IoT डिवाइस नहीं है, क्योंकि यह प्राइमरी सेंसर या ऑटोमाउस डेटा शेयरिंग के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चयनित टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए कौन सा एक्शन जो है यूज किया जाता है, आपको बताना है। विच एक्शन वुड यू यूज क्विकली चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस? कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल ALT यू, या ALT शिफ्ट यू, या शिफ्ट F3, या उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है नन ऑफ दी अबव। तो चयनित डेटा को जो है तुरंत अपर केस में बदलने के लिए जो यूज किया जाता है शिफ्ट प्लस F3, यानी शिफ्ट F3 का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अधिकांश टेक्स्ट एडिटर में जो है शिफ्ट F3 शॉर्टकट का यूज किया जाता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस बदलने के लिए यूज किया जाता है। तो शिफ्ट जो F3 है, यह जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में केस को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें जो है शॉर्टकट से आप 3 स्टाइल के बीच टॉगल कर सकते हैं, जैसे कि लोअर केस, यानी सभी छोटे अक्षर में अपर केस, सभी बड़े अक्षर में, इसके साथ ही साथ कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए यह जो कंट्रोल F3 का यूज कर सकते हैं। केस के लिए जो है फर्स्ट केस के लिए देख लेते हैं। तो शिफ्ट F3 यह जो है टॉगल सेलेक्टेड टेक्स्ट के बीच जो है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज हैं। तो जैसे कि कॉपी, कट और पेस्ट के लिए, तो कॉपी के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस C, यानी कंट्रोल C का जो कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट है, कंट्रोल X का कट सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए किया जाता है, अब कंट्रोल V का यह पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अंडू और जो रेडू है, तो अंडू के लिए कंट्रोल Z, और जो रेडू है यह कंट्रोल और Y जो है रेडू लास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन अगर करना है तो कंट्रोल B आप दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल L इटैलिक, और कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए। सिलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, तो कंट्रोल A यह सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल F फाइंड के लिए, और कंट्रोल H जो है रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। सेव, ओपन और न्यू डॉक्यूमेंट, तो सेव के लिए कंट्रोल S, कंट्रोल O ओपन के लिए होता है, और कंट्रोल N जो है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल E सेंटर अलाइन, और कंट्रोल J जस्टिफाई के लिए। अब देख लेते हैं पैराग्राफ और इंडेंट के लिए, तो कंट्रोल M यह इंक्रीज इंडेंट, और कंट्रोल शिफ्ट M यह जो है डिक्रीज इंडेंट के लिए, और सिंगल स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस फर्स्ट, और कंट्रोल 2 किया जाता है डबल स्पेसिंग के लिए। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग इसे जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरित डेटा का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग्स, स्प्रेडशीट टेबल, ईमेल, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल नहीं है, तो यह है स्प्रेडशीट जो टेबल है यही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, स्प्रेडशीट
टेबल्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, यह देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वह डेटा होता है जो किसी निश्चित फॉर्मेट या स्ट्रक्चर में नहीं होता है, यह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जैसे कि टेक्स्ट हुआ, वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल आदि। इन ईमेल्स जो है यह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। इन्हें जो है कंप्यूटर द्वारा सीधे टेबल या कॉलम में जो है व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो है सोशल मीडिया पोस्ट क्या है, तो सोशल मीडिया पोस्ट टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि होते हैं, यह भी जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सेंसर रीडिंग, यह जो है न्यूमेरिकली टाइम बेस्ड स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ऑर्गेनाइज्ड होती है। जबकि जो स्प्रेडशीट के है यह पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा होती है, रो और कॉलम में व्यवस्थित होती है। ईमेल क्या है, यह जो ईमेल सब्जेक्ट, टेक्स्ट, अटैचमेंट, सेंडर इन्फो आदि होता है। इसका फॉर्मेट जो है फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए जो है यह एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, बिल्कुल। स्प्रेडशीट यह जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसे जो है रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जबकि सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग, ईमेल ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो नहीं है यह है स्प्रेडशीट, यह जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में मूल्य खोजने और दूसरे कॉलम से संबंधित मूल्य लौटाने के लिए यूज किया जाता है? विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर ए वैल्यू इन ए रेंज एंड रिटर्न ए रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम? एच लुकअप का, सम ईफ का, या इंडेक्स का, या भी लुकअप का, या उपयुक्त में से कोई नहीं का? टी किया जाता है भी लुकअप का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो है भी लुकअप का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेल में जो है भी लुकअप जो है वर्टिकल लुकअप फंक्शन का जो यूज है, यह किसी तालिका यानी टेबल की जो है रेंज के पहले कॉलम में किसी मान वैल्यू को खोजने और रो में दूसरे कॉलम से संबंधित मान वैल्यू को लौटाने के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण, यदि हमारे पास एक तालिका कर्मचारी आईडी पहले कॉलम में है, नाम जो है दूसरे कॉलम में, तो भी लुकअप के द्वारा आईडी के आधार पर नाम खोज सकते हैं। सिंटेक्स इसका क्या होगा, इक्वल भी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू कामा टेबल एरी होगा, कॉल इंडेक्स नम होगा, इसके बाद रेंज लुकअप होगा। तो जो लुकअप वैल्यू है यह वह मान होता है जो आप खोजना चाहते हैं। टेबल एरी क्या है, वह तालिका जिसमें डेटा को मौजूद होता है। और कुल जो कॉल इंडेक्स नम है यह कॉलम नंबर जिसके मान लौटाना है। रेंज जो लुकअप ट्रू, अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। एक्सेल में जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा भी जो है विकसित किया गया था। इसका जो पहला संस्करण आया था 1985 में। एक्सेल में जो है डेटा विश्लेषण, कैलकुलेशन, चार्टिंग और डेटा प्रबंधन के लिए कई फंक्शन जो है मौजूद होते हैं। इनमें से सम, एवरेज, ईफ, काउंट, भी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच इत्यादि हैं। एच लुकअप का यूज कहाँ किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल रूप से डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। सम ईफ का जो यूज होता है यह किसी शर्त या कंडीशन के आधार पर योग करता है, यह जो है सम ईफ का। और जबकि जो इंडेक्स है यह किसी रेंज में निर्दिष्ट पंक्ति और कॉलम के मान को लौटाता है, लेकिन सीधे खोज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग नहीं है, सॉरी एक वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? DOC अटैक, सॉलिसिटिंग, स्टैकिंग, फिशिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास कंप्यूटर थ्रेट? तो ये है DOC अटैक्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। DOC अटैक जिसका पूर्ण रूप होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, यह जो है कंप्यूटर थ्रेट यानी कंप्यूटर खतरों का एक प्रमुख वर्ग है। इसमें जो है वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क जानबूझकर जो है अत्यधिक ट्रैफिक या रिक्वेस्ट भेजकर उसे जो है क्रैश या अनअवेलेबल कर दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है सिस्टम की सामान्य सेवा को बाधित करना होता है तथा वैध उपयोगकर्ता जो लेजिटिमेट यूजर का है इनका जो है उस सेवा का उपयोग न कर सके, इसलिए इनका यूज किया जाता है। तो DOC का जो उद्देश्य है यह सिस्टम सामान्य सेवा को बाधित करना होता है ताकि वैध उपयोगकर्ता उसका उपयोग न कर सके, यानी उस सेवा का यूज न कर पाए, इसीलिए DOC अटैक
का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी वेबसाइट पर 1000 यूजर जो है प्रति घंटा आते हैं। अगर कोई जो है हैकर बॉट्स की मदद के साथ 1 लाख रिक्वेस्ट जो है भेज देता है तो वेबसाइट का सर्वर जो है ओवरलोड हो जाता है और यहाँ क्रैश हो जाती है। इसे जो है डॉक्स अटैक कहा जाता है। जबकि चलिए अब डॉक्स अटैक का प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कौन कौन से हैं। तो फ्लड अटैक, जो फ्लड अटैक है यहाँ सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजना होता है। पिंग ऑफ डेथ, बहुत बड़े साइज के पिंग पैकेट भेजना होता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटेड डीओसी यानी DDoS, कंप्यूटरों ये नहीं, इसमें जो है कई कंप्यूटरों में से एक साथ हमला करना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डीओसी में कई कंप्यूटरों से एक साथ हमला करना होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेड कोहेन ने 1983 में। साइबर क्राइम का जो अर्थ होता है कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध। और भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू हुआ है। साइबर अपराधों की जांच के लिए जो है भारत में सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया कार्यरत है। चलिए देख लेते हैं अन्य विकल्प में सॉलिसिटिंग। यह जो है किसी व्यक्ति से अनुरोध करना या मांगना, यह जो है कंप्यूटर खतरे का वर्ग नहीं है। स्टैकिंग, किसी व्यक्ति का पीछा करना या ऑनलाइन निगरानी करना, यह एक साइबर क्राइम तो है परंतु कंप्यूटर थ्रेट क्लास नहीं है। फिशिंग, यह एक साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम है जो झूठे ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल चुराता है और यह एक थ्रेट क्लास नहीं है। इसलिए यह एक थ्रेट क्लास नहीं है बल्कि यह क्या है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है फिशिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल भुगतान प्रणाली जो 24 घंटे छुट्टियों पर भी संचालित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दैट ऑपरेट 24 आवर डे इवन ऑन हॉलीडे। IMPS, RTGS, UPI या नेफ्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किया जाता है IMPS। तो जो IMPS यह जो है भुगतान प्रणाली है जो 24 आवर छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है। तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस भारत की एक तत्काल इंस्टेंट, ध्यान रखना है इंस्टेंट पूछा, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो 24 आवर सप्ताह के 7वें दिन और छुट्टियों में भी कार्यरत होती है। यह प्रणाली जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा संचालित होती है। IMPS की मदद से उपयोगकर्ता किसी भी बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दिन हो या रात। मुख्य विशेषताएं क्या है, इंस्टेंट ट्रांसफर यानी पैसा जो है तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 24 आवर की जो है उपलब्धता होती है 7वें दिन भी, यानी 24/7 डेज उपलब्धता होती है। बैंकों जो है छुट्टी या रविवार में भी काम करता है। सुरक्षित और तेज होता है। मोबाइल नंबर या खाता विवरण के माध्यम से लेन देन होता है। ट्रांजैक्शन लिमिट सामान्यतः 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन तक बैंकों के अनुसार। उदाहरण के लिए यदि आप रात 11 बजे किसी मित्र को 5000 रुपये भेजना चाहते हैं तो IMPS की वह तुरंत उसके खाते में पहुंचाया जाएगा। जबकि नेफ्ट या RTGS के लिए समय सीमा या बैंकिंग घंटे लागू होती है। IMPS की जो शुरुआत है यहाँ 22 नवंबर 2010 को। विकासकर्ता क्या है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो NPCI है इसकी स्थापना 2008 में होती है। अन्य सेवाएं इसके द्वारा संचालित होती हैं, UPI, रुपे, भीम, EPS, NETCS। इसका जो मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। अन्य विकल्प देख लेते हैं कि क्यों यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि RTGS दिया था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह जो है बड़े लेन देन जैसे कि 2 लाख या उससे अधिक के लिए यूज किया जाता है। पहले यह केवल बैंक समय में चलता था, अब जो है 24/7 आवर के लिए भी यह उपलब्ध है। यह जो है इंस्टेंट पेमेंट सुविधा जो है नहीं देता है। इसका जो है प्रोसेसिंग थोड़ा फॉर्मल होता है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह भी जो है 24/7 चलता है, तुरंत भुगतान करता है, लेकिन यह IMPS तकनीक पर आधारित होता है। एक इंटरफेस है, अलग प्रणाली नहीं है। इसलिए यह इसका जो है मतलब कि यह क्वेश्चन का विकल्प जो UPI नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि जो है यह तो
24/7 आवर होता है भुगतान के लिए, लेकिन जो है IMPS तकनीकी पर आधारित होता है। एक इंटरफेस होता है, अलग प्रणाली यानी अलग सिस्टम नहीं होता है। ये नेफ्ट क्या है? ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पहले जो है बैंकिंग समय में ही काम करता था, लेकिन अब जो है RBI इसे जो है 24/7 आवर कर दिया है। लेकिन यह जो है ट्रांजेक्शन बंच में प्रोसेस होती है, इंस्टेंट नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट हो जाएगा, IMPS। तो यह जो है जो IMPS है यह तत्काल भुगतान प्रणाली है जो 24 छुट्टियों पर भी संचालित होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी सिस्टम है यह, इसलिए UPI इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है और लास्ट है, मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। विच फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स? ओरेकल का, मोंगोडीबी, विजुअल बेसिक, टेंसरफ्लो या नन ऑफ द अबव? तो आपको बताना है किसका यूज किया जाता है, तो किया जाता है टेंसरफ्लो का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टेंसरफ्लो एक जो है ओपन सोर्स मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो गूगल ब्रेन टीम्स के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो जो टेंसरफ्लो है यह एक ध्यान रखना है कि ओपन सोर्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो गूगल ब्रेन टीम ने विकसित किया है। यह डेवलपर्स और डेटा वैज्ञानिकों का विभिन्न प्रकार के AI मॉडल जैसे कि न्यूरल नेटवर्क, NLP मॉडल, इमेज रिकॉग्निशन मॉडल आदि बनाने, प्रशिक्षित करने और डिप्ले यानी तैनात करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसके जो की फंक्शन क्या है यानी मुख्य विशेषताएं ओपन सोर्स है, यानी ये जो है मुक्त उपयोग किया जा सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, जिससे कि विंडो, मैकओएस, लिनक्स और क्लाउड पर भी चल सकता है। GPU TPU सपोर्ट, उच्च गति प्रशिक्षण यानी हाई स्पीड ट्रेनिंग के लिए लिब्रेज एंड टूल्स, केरास API, टेंसरबोर्ड, टेंसरफ्लो लाइट आदि उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डेवलपर को एक ऐसा मॉडल बनाना है जो तस्वीर देखकर यह पहचान कर सके कि वह कुत्ता है या बिल्ली, तो टेंसरफ्लो का उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाता है और डेटा से उसे ट्रेन करता है। फिर वो जो है उस मॉडल को भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन करता है। विकासकर्ता कौन सी संस्था है? तो गूगल ब्रेन टीम है। 2015 में यह जो है विकास किया था। मुख्यालय इसका कहाँ है? माउंटेन ब्लू, कैलिफोर्निया, USA में। प्रमुख जो प्रतियोगी फ्रेमवर्क है जैसे कि पाईटॉर्च फेसबुक मेटा के द्वारा विकसित किए गए हैं, सिकिट लर्न, केरास, माइक्रोसॉफ्ट CNTK, जबकि अन्य विकल्प में ओरेकल दिया था। यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यानी DMS। मोंगोडीबी यह एक NoSQL डेटाबेस सिस्टम है और जो विजुअल बेसिक है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो गाइज यहाँ तक था 15 MCQ, अभी आप लोगों को डिटेल में कराया था। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है UPSSC के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन हो और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। और अगर सपोर्ट रहा तो मैं UPGK भी इसी प्रकार से आप लोगों को करा दूंगा। अभी जो तक एग्ज़ाम होगा उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।